हेलो डियर, आज का वीडियो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। आगे अभी तो छोड़िए, मान गए अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं उतना पूछा, लेकिन आपके डेली लाइफ के लिए आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा जो है ये दवाइयाँ उपयोग में आ सकता है। कुछ दवाइयाँ हैं जिसको हम लोग समझेंगे कि वो क्या काम में आता है, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, नर्स का क्या रोल होता है इस दवाइयाँ में, ठीक है। तो आपको आज मैं बताऊंगा एमिनोफाइलिन के बारे में, मेनिनटोल के बारे में, डोपामाइन के बारे में, ठीक है, एट्रोपिन के बारे में, लैसिक्स के बारे में, प्रोप्रानोल के बारे में, डाइजापाम के बारे में, डिजॉक्सिन के बारे में। लगभग आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 दवा है। ये दवा आपके हमेशा जो है ज़रूरी पड़ सकता है। तो ये दवा आपके एग्ज़ाम में भी पूछता है, कोई 2-3 दवा दे देगा, कहेगा कि इसके डिटेल्स के बारे में बताएं, तो वहाँ भी एग्ज़ाम में भी आ सकता है और आपको ये दवाइयाँ का यूज आगे भी बहुत होता है, बहुत बार पूछता है। तो आज हम लोग इन सारे 7-8 दवाइयाँ का सब चीज़ डिटेल्स में देखेंगे। वीडियो को अच्छे से देखना है, जो लोग नहीं देखिएगा उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। PDF तो मिलेगा ही। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इसका हमको उपयोग बताना है, इसका प्रभाव इफ़ेक्ट बनाना है, इसका साइड इफ़ेक्ट बताना है और नर्सिंग जो है केयर बताना है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको जो है एक एक करके देखते हैं। पहला दवाई है एमिनोफाइलिन। एमिनोफाइलिन कहने का अर्थ है कि हम आपको पहले ही बताए थे कि एमिनोफाइलिन क्या करता है। फाइलिन टाइप से जो दवाई आएगा ना, जिसमें फाइलिन लगा रहेगा लास्ट में, समझ जाइएगा वो दवाइयाँ जो है ना, आता है आपके दमा उमा के लिए, सांस उस अगर फूलता है किसी को तो उसमें ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा काम करता है, जैसे थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, अस्थालिन, समझ गए ना। तो ये दवाइयाँ सब देख लीजिए। एमिनोफाइलिन का काम है कि यह ब्रोंकोडाइलेटर होता है, समझ गए। यह ब्रोंकोडाइलेटर औषधि है, मतलब यह ब्रोंकिया को फैलाता है, समझ गए। श्वसन जो वायु मार्ग होता है उसको फैलाने का काम करता है, जिससे व्यक्ति को श्वास लेना आसान होता है, ठीक है। यह फेफड़ों में वायु मार्ग को, यानी वही वायु मार्ग को जो है फैलाती है एवं खोलती है, जिससे व्यक्ति को श्वसन क्रिया आसान हो जाता है। यही एमिनोफाइलिन होता है। इसका उपयोग अस्थमा में किया जाता है, इसका उपयोग एम्फाइसमा में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहता है उसमें किया जाता है। तो एमिनोफाइलिन का उपयोग यहाँ पे आप लोग समझ गए। खासकर यह श्वसन से रिलेटेड, जिसको दम फूलता हो, शॉर्टनेस हो दम सांस में, ठीक है ना। तो इन सब बीमारियों में, यह सांस फूलने में, ये सब में दिया जाता है एमिनोफाइलिन। क्योंकि यह ब्रोंकोडिलेटर होता है तो यह ब्रोंकिया को क्या करता है, रिलैक्स करके ब्रोंकिया को फैलाने का काम करता है, समझ गए। आगे चलिए, खुराक की बात किया जाए तो 250 से लेकर 450 मिलीग्राम में दिन में 2 बार आप इसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकोडिलेटर दवाइयाँ होता है, ये दिन में आप 2 बार दे सकते हैं। डोज की बात किया जाए 250 से 450 होता है, ओके। रही बात इसके दुष्प्रभाव की, साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट में माय डियर, जैसे लेने के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट में एलर्जी हो सकता है, जैसे त्वचा पर दाने दाने आना, ठीक है ना। उल्टी हो सकता है, दस्त हो सकता है, दौरे आ सकता है, मीन्स जो दौरा पड़ना, जो सीजर होता है, कंपन, वो आ सकता है। तो देख लीजिए, कोई भी दवाइयाँ हैं डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लेनी चाहिए, क्योंकि कौन सी दवा किसको सूट करता है ये जांच के बाद और डॉक्टर ही बेहतर जानते हैं। तो दुष्प्रभाव में एलर्जी होना, वोमिटिंग होना, दस्त होना, दौरे आना, ये सब कॉमन है। ये किसी भी बीमारी के साइड इफ़ेक्ट में ये सब चीज़ हो सकता है। तो साइड इफ़ेक्ट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइड इफ़ेक्ट में बस हेडेक लिखना है, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब, चक्कर आना, ये सब कॉमन बातें होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं। रही बात यहाँ पे आपके नर्सिंग दिशा निर्देश की, तो इस दवाई को मुख व सीरा मार्ग द्वारा दिया जा सकता है। नर्स को चाहिए कि ये दवाइयाँ जो है ओरल या आईवी के द्वारा ही दें। दवाई को किसी भी पॉइजनिंग लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। दवाई को सीरा मार्ग द्वारा धीरे धीरे देना चाहिए, ठीक है। औषधि के प्रत्येक 4 घंटे बाद दिया जा सकता है, ओके। रक्त में एमिनोफाइलिन सांद्रता की जांच के लिए रक्त का नमूना लेना चाहिए कि देने के बाद जो है एमिनोफाइलिन कितना है ब्लड में, कॉन्सेंट्रेशन में, तो इसको चेक करनी चाहिए, ठीक है। आगे चलिए,
आगे अब आता है हमारे पास है मेनिनटोल, बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी दवाइयाँ हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये मेनिनटोल जो होता है वह इन औषधियों का प्रयोग ऑस्मेटिक डायूरेटिक एजेंट के रूप में किया जाता है। ऑस्मेटिक डायूरेटिक एजेंट के रूप में कहने का मतलब है कि यह जो है शरीर से अनावश्यक जो तरल होता है उसको जो है कम करता है, ठीक है। जैसे मान गया किसी को अगर ब्रेन में प्रेशर लगा है, ठीक है, ब्रेन में चोट लगा है और चोट लगने के कारण अगर उसका हेडक हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में हो सकता है ब्लड की थक्का जमा हो सकता है जो उसको एक पानी इकट्ठा हुआ हो जिसके कारण प्रेशर ऑस्मेटिक लगता हो, दबाव लगता हो, जिससे दर्द होता हो। तो यह मेनिनटोल क्या करता है कि यह जो इकट्ठा तरल है उसको रिलीज करता है, ठीक है, उसको कम करता है और वह जो है डायूरेटिक एजेंट के रूप में काम करता है। मेनिनटोल बीपी बढ़े हुए पेशेंट में भी जो है आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान में रखिएगा। यह औषधि का प्रयोग ऑस्मेटिक डायूरेटिक एजेंट के रूप में किया जाता है। डायूरेटिक का काम ही होता है कि शरीर से प्रेशर को रिलीज करना, ठीक है। जैसे तरल एक ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है किसी को सूजन है तो उन कंडीशनों में क्या करता है कि यह बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको रिलीज करता है जिससे प्रेशर कम होता है और व्यक्ति का नॉर्मल होता है, ठीक है। जैसे अंतःकपालीय दबाव, अगर किसी को आईपी लेवल बढ़ा हो, आँख में दर्द हो, ब्रेन में दर्द हो, आईपी लेवल बढ़ने के कारण, आईसीपी लेवल बढ़ने के कारण, तो आईसीपी को कम करने के लिए मेनिनटोल दिया जाता है, ठीक है। सीएसएफ को प्रेशर को कम करने के लिए, सीएसएफ भी एक तरल है और इसका भी बढ़ने से जो है हो सकता है दिक्कत, तो इसको भी कम करने के लिए मेनिनटोल दिया जाता है। एक्यूट रीनल फेलुअर की रोकथाम व चिकित्सा के लिए, ठीक है। मेनिनटोल जो है आपके किडनी फेलुअर में भी दिया जा सकता है। तो ये सारा जो है आपके नॉर्मली मेनिनटोल का काम ही होता है कि जो तरल बढ़ने से जो दबाव बढ़ता है, जो आपका प्रेशर लगता है ऑस्मेटिक वाला, उसको कम करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ही है सीएसएफ दबाव को कम करना, इंट्राक्रैनियल दबाव को कम करना जो ब्रेन में लगता है, समझ गए ना। रीनल फेलुअर की रोकथाम के लिए मेनिनटोल दिया जाता है, समझ गए। आगे है खुराक की बात किया जाए माय डियर यहाँ पे, तो 50 से लेकर 200 mg प्रति 24 घंटे, ठीक है। मेनिनटोल जो होता है 50 से 200 मिलीग्राम प्रति 24 घंटे दिया जाता है, ठीक है। मतलब प्रत्येक 24 घंटे में दे सकते हैं इसको एक बार, ठीक है। दुष्प्रभाव की बात किया जाए तो माय डियर, चूँकि यह बीपी में क्या करता है, आपको बीपी बढ़ा हुआ को भी कम करता है। तो अगर ज़्यादा मेनिनटोल की मात्रा दे देंगे तो बीपी कम हो सकता है इससे, ठीक है ना। लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। यूरिन रुकावट, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, समझ गए। उसके बाद है द्रव एवं वैद्युत असंतुलन हो सकता है इसको देने से। मान गए अगर अत्यधिक चूँकि यह एक डायूरेटिक का काम करता है, तो अगर मान गए यह ज़्यादा जो है पानी निकाल देगा तो प्रेशर तो कम होगा ही होगा, साथ में द्रव एवं वैद्युत इलेक्ट्रॉन भी इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब द्रव और वैद्युत असंतुलन हो सकता है। पल्मनरी कंजस्टेशन हो सकता है, ठीक है। फुफ्फुसीय संचय भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रख लिए, आगे चलिए। नर्सिंग निर्देश क्या है, तो यह औषधि केवल आईवी मार्ग द्वारा दिया जाता है, ठीक है। मेनिनटोल जो होता है केवल और केवल आईवी मार्ग द्वारा दिया जाना चाहिए, ठीक है। रोगी को मूत्र निकासी पर निगरानी रखें, इसके देने के बाद मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक डायूरेटिक होता है, शरीर से इकट्ठे जो तरल है उसको निकालता है, तो मूत्र की निकासी पर ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के जटिलता होने पर डॉक्टर को तुरंत सूचित करें, समझ गए। चलिए, तो ये मेनिनटोल के बारे में समझ गए। ध्यान रखिएगा मेनिनटोल केवल आईवी मार्ग से दी जाती है, ध्यान में रखिएगा। डोपामाइन की बात करेगा माय डियर। डोपामाइन अल्फा एवं बीटा 1 रिसेप्टर्स के कार्य करती है, ठीक है। डोपामाइन जो होती है यह आपके अल्फा एवं बीटा 1 रिसेप्टर्स की कार्य करती है, ठीक है। यह जो है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, तो ये चीज़ तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि डोपामाइन जो है आपका वह अल्फा एवं बीटा 1 रिसेप्टर्स का कार्य करती है। अब इसका उपयोग की बात किया जाए तो शॉक लगने, आघात होने पर दिया जाता है, ठीक है ना। हार्ट फेलुअर में दिया जाता है
और उसके बाद जो है रीनल फेल्योर, क्रॉनिक रीनल फेल्योर में यह दिया जाता है। निम्न ब्लड प्रेशर में दिया जाता है, जिसका रक्तचाप कम होता है, उसमें भी डोपामाइन दिया जा सकता है। हृदय गति जिसका कम हो उसमें भी डोपामाइन दिया जाता है, क्योंकि डोपामाइन देने के बाद यह जो है आपके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सिग्नल जो होता है, उसको जो है क्या करता है, ये तेज कर देता है, जिससे आपका हार्ट का गति भी तेज होता है अगर निम्न है तो। अगर हार्ट कम काम कर रहा है तो उसमें भी जो है ठीक काम करने लगता है। यह सिग्नल जो है आपके ब्रेन मस्तिष्क कोशिकाओं में हृदय से जोड़ने लगता है तेज़ी से, ठीक है। तो डोपामाइन आपका एक हार्मोन का भी काम करता है जो आपको ज़रूरी होता है, समझ गए। तो ये तो उपयोग हो गया कि आघात, निम्न रक्तचाप, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, समझ गए, निम्न हृदय गति, ये सब में दिया जाता है। खुराक की बात किया जाए तो माय डियर 2.5 से 10 mcg प्रति केजी या पर मिनट जो है आप इसे दे सकते हैं। ये चयन आपको खुराक के हिसाब से जो है किया जाता है। दुष्प्रभाव की बात किया जाए तो नौसिया, वोमिटिंग, एंजाइना यानी चेस्ट पेन और अर्थेमिया हो सकता है। तो ये सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इस औषधि को नॉर्मल सलाइन के साथ मिलाकर आईवी मार्ग द्वारा दिया जाता है। अब ये जो डोपामाइन होता है इसको आईवी मार्ग में जो है नॉर्मल सलाइन के साथ एनएस के साथ मिलाकर आईवी मार्ग से देते हैं, ठीक है। 100 ml में मिलाइए, 200 में मिलाइए, 500 में मिलाइए, वो खुराक तय डॉक्टर करते हैं कि कितना में देना है, समझ गए। एनएस के साथ मिला के आईवी मार्ग से देना चाहिए। इस औषधि को कभी भी मुख मार्ग आईएम या एससी से नहीं दे, ध्यान में रख लीजिए। इसी से व्यक्ति का जो है डेथ हो जाता है कभी कभी गड़बड़ाने से। इस औषधि को कभी भी आईएम में, मांस में, ठीक है, या मुंह के द्वारा या सबक्यूटेनियस के द्वारा नहीं दे, ठीक है। रोगी को रक्तचाप व हृदय गति को निरंतर नापते रहे इसके देने के बाद, समझ गए ना, क्योंकि इसके देने के बाद व्यक्ति के हृदय गति और रक्तचाप में बढ़ोतरी आ सकता है। दवा को सिरा से बाहर ऊतकों में न आने दे, अन्यथा यह नेक्रोसिस उत्पन्न कर सकता है। अब ये जो डोपामाइन दवाइयाँ होता है, आप देखते होइएगा कोई नया इंजेक्शन देने वाला है, आईवी मार्ग से दिए रहा है, ठीक है, लेकिन वह नया अगर कैनुला सेट सही से नहीं हुआ है, वो अगर मांस में कैनुला है और उसमें अगर दवाई चला जाएगा तो यह नेक्रोसिस उत्पन्न कर सकता है, मीन्स वहाँ का ऊतकों को विनाश कर सकता है, ठीक है। तो इससे सावधानी से आईवी में भी देना चाहिए, ओके। आगे है एट्रोपिन। अब एट्रोपिन भी एक आपका इमरजेंसी दवा हो सकता है, ठीक है ना। एट्रोपिन जो होता है यह एक एंटीकोलिनर्जिक अथवा एंटी पैरासिम्पैथेटिक औषधि है। इसका इस्तेमाल नर्व एजेंट, पेस्टिसाइड, विषाक्तता, धीमी हृदय गति के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एट्रोपिन का इस्तेमाल जो है आपको कहाँ कहाँ होता है आपके सामने में है कि यह एक एंटीकोलिनर्जिक अथवा एंटी पैरासिम्पैथेटिक औषधि है, समझ गए। यह एक एंटीकोलिनर्जिक कहिए अथवा इसे एंटी पैरासिम्पैथेटिक औषधि कहिए। इसका इस्तेमाल नर्व एजेंट के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, पॉइजनिंग के रूप में, ठीक है, धीमी हृदय गति के उपचार के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक दवा का बहुत सारे उपयोग होता है, तो मैं यहाँ पे कुछ उपयोग बता रहा हूँ। जैसे ब्रेडिकार्डिया, जिसका हृदय का धड़कन कम हो, ब्रेडिकार्डिया, उसमें दिया जाएगा एट्रोपिन। प्री एनेस्थेटिक औषधि के रूप में भी एट्रोपिन दिया जाता है, समझ गए। एट्रोपिन पॉइजनिंग वाले पेशेंट में भी दिया जाता है, समझ गए। और एट्रोपिन लार उत्पादन को भी कम करता है। अगर बहुत ज़्यादा आपके मुंह से लार सिक्रेशन हो रहा है तो एट्रोपिन दिया जाता है, समझ गए। एट्रोपिन अगर मुंह का सर्जरी वगैरह है तो वहाँ भी दिया जाता है, ताकि लार का जो सिक्रेशन है सलाइवा का, उसको कम किया जाए, ठीक है। तो एट्रोपिन का उपयोग जान गए। ब्रेडिकार्डिया यानी मंद हृदय दर में दिया जाता है। प्री एनेस्थेटिक औषधि के रूप में भी एट्रोपिन दिया जाता है, पॉइजनिंग के में भी दिया जाता है, और सलाइवा प्रोडक्शन को कम करने के लिए भी एट्रोपिन दिया जाता है, ओके। आगे चलिए, खुराक की बात किया जाए तो 0.4 से 0.6 mg एनेस्थेसिया से 30 से 60 मिनट पहले। अगर आपको इसको एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में काम करते हैं तो 0.4 से 0.6 मिलीग्राम एनेस्थेसिया से 30 से 60 मिनट पहले दिया जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। दुष्प्रभाव की बात किया जाए तो मितली आना, मुंह सूखा हुआ, स्किन आपका सूखा सूखा हो जाएगा, आपके धुंधला ब्लडर विजन हो सकता है, प्रकाश में जाने से डर लगेगा, ठीक है। तो इसका दुष्प्रभाव मितली, मुंह सूखना, शुष्क त्वचा, धुंधला दिखाई देना, प्रकाश से डर लगना, ये सब होता है, ठीक है ना।
देखिए, दुष्प्रभाव की बात किया जाए तो जितना नेगेटिव साइन है वो लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे चक्कर आना, मुंह सूखना, बहुत दवाई लेने के बाद चक्कर आना, सर दर्द करना, मुंह सूखना, समझ गए ना, ये सब होता है। ब्लूरेड विजन ये सब दिखाई देता है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। दिशा निर्देश की बात किया जाए तो इस औषधि को IM, IV तथा SC मार्ग द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के जटिलता होने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। तो यह आपका क्या हो गया, एट्रोपिन। एट्रोपिन आप IV, IM, SC किसी भी मार्ग से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लैसिक्स आया, लैसिक्स की बात करेगा, बहुत शानदार प्रश्न है। लैसिक्स जो होता है यह एक एंटी डायूरेटिक दवाई होता है, समझ गए। यह क्या करता है, आपको डायूरेटिक दवाइयाँ होती है जो आपके मूत्र की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है ना। अब यह जो दवा है लैसिक्स, यह फुरोसेमाइड वर्ग का है। कौन से मार्ग का, फुरोसेमाइड वर्ग का, ठीक है ना। फ्यूरेसामाइड वर्ग की दवा है। यह नेफ्रॉन लूप पर प्रभावी एवं कार्य करने वाली मूत्रण दवा है। इसका उपयोग बात किया जाए किडनी के रोग में, हार्ट रोग में, यकृत रोग में, वही यकृत रोग के कारण उत्पन्न सीवियर एडिमा, सीवियर गंभीर सूजन में, हाई ब्लड प्रेशर में, मूत्र त्यागने को यह बढ़ाती है, ठीक है। तो लैसिक्स के काम सूजन में होता है, लैसिक्स के काम हृदय रोग में, लैसिक्स का उपयोग गुर्दा किडनी के रोग में, लैसिक्स का उपयोग जो है हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, चूँकि यह मूत्र के मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे मूत्र अधिक होता है तो BP कमता है, ठीक है। यह मूत्र को त्यागने को क्षमता को बढ़ा देती है। तो ये लैसिक्स हो गया, जो कि आपके फ्रुट्सामाइड ग्रुप के दवा है, ओके। चलिए, खुराक की बात किया जाए तो 1 से 2 mg प्रति kg 1 या 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। खुराक की बात किया जाए तो अगर कोई 60 kg का व्यक्ति है तो उसको 2 mg से 120 mg प्रति kg दिया जाएगा, ठीक है। या एक mg का ही बात किया जाएगा तो 60 mg दिया जाएगा, यानी 50 mg के आसपास दिया जाएगा लैसिक्स, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब दुष्प्रभाव की बात करेगा तो इसके देने के बाद थकान आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह शरीर से पानी को निकालता है। तो टिनिटस भी हो सकता है, कैल्शियम के कमी भी हो सकता है, सोडियम की भी कमी हो सकता है, यह जो है क्लोरीन का भी कमी हो सकता है, मसल्स में क्रैम्प भी ला सकता है, क्योंकि यह तरल को निकालता है अपने साथ साथ। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट को भी यह लॉस करता है, क्योंकि प्रेशर कम करने में ये नहीं जानता है कि हम पानी निकाल रहे हैं बॉडी से या इलेक्ट्रोलाइट निकाल रहे हैं। तो उसमें ये सारे दुष्प्रभाव भी हो सकता है, समझ गए। दिशा निर्देश की बात किया जाए माय डियर तो आपके सामने में है। इस औषधि को मुंह IV के द्वारा दिया जा सकता है, समझ गए। रोगी को जैविक चिन्हों का निरंतर अवलोकन करें, वाइटल साइन का, कि कब कम रहा है कब बढ़ रहा है। लैसिक्स की अधिकतम मात्रा 600 मिलीग्राम प्रतिदिन दी जा सकती है, यानी 600 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। IV मार्ग द्वारा 0.1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रति घंटा की दर से औषधि प्रदान की जाती है। अगर आपको IV मार्ग से देना हो तो देख लीजिए आपके सामने है ये दवाइयाँ। अगर IV मार्ग से वेन के माध्यम से देना हो तो फिर आप 1 mg भी आप नहीं देंगे प्रति kg, 0.1 पर kg प्रति घंटा के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो यह हो गया आपका लैसिक्स के बारे में, ओके। अब आता है प्रोप्रानोनॉल, ठीक है। प्रोप्रानोनॉल जो होता है यह एक प्रकार का बीटा ब्लॉकर औषधि है, ठीक है। यह जो है एपिनेफ्राइन जैसे यौगिकों को क्रिया को रोकती है, जो हृदय व रक्त धमनियों को प्रभावित करती है। प्रोप्रानोल क्या करता है माय डियर, कि अगर किसी को मान गए हृदय का धड़कन बढ़ा हुआ है, ठीक है, हृदय का धड़कन बढ़ा हुआ है, रक्तचाप बढ़ा हुआ रहता है, समझ गए, जो है सीने में कभी कभी दर्द होता हो, तो इन सभी इलाजों के लिए प्रोप्रानोल क्या करता है कि आपके मस्तिष्क के जो सिग्नल है जो ब्रेन से, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है, और आपका जो अनियमित हृदय धड़कन है, उच्च रक्तचाप है, उसको यह कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे जो है बीटा ब्लॉकर कहा गया है, क्योंकि यह ब्लॉक करता है ब्रेन के सिग्नल को, ठीक है। यह एपिनेफ्राइन जैसे यौगिकों को क्रिया पर जो है यह अपना असर दिखाती है और इसके यौगिकों की काम को रोकती है,
जो हृदय व रक्त धमनियों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये एपिनेफ्राइन जो यौगिक है यह हृदय और रक्त वाहिनियों को प्रभावित जो करता है, तो उस पर यह प्रोप्रानोनोल काम करता है बीटा ब्लॉकर्स के रूप में, और इसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर में, एंजाइना पेक्टोरिस में, ठीक है। उसके बाद है इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब धड़कन जो है अगर अनियमित हो उसमें भी, माइग्रेन में भी इसका काम किया जाता है। तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। इसके लेने के बाद व्यक्ति में जो है शांति की अनुभूति आती है, समझ गए। खुराक की बात किया जाए तो इसकी खुराक की स्थिति पर निर्भर करती है। इसे जो है दिन में 2 से 4 बार दिया जा सकता है, ठीक है ना। यह खुराक जो है स्थिति पर निर्भर करता है। दुष्प्रभाव की बात किया जाए तो इसके देने के बाद थकान, चक्कर आना, उल्टी, मितली, दृष्टि परिवर्तन। देखिए दुष्प्रभाव में लगभग सब में एक जैसे आ रहा है ना, तो दुष्प्रभाव में आप चक्कर, थकान आना, उल्टी, मितली, दृष्टि परिवर्तन, ये सब लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना किसी में। दिशा निर्देश की बात किया जाए तो नर्सिंग दिशा निर्देश में रोगी को सलाह दे कि इस औषधि के साथ धूम्रपान न करें। इस औषधि में मुख्य मार्ग द्वारा दिया जाता है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह औषधि नहीं देनी चाहिए। डायबिटिक ग्रस्त रोगियों को इसे ध्यानपूर्वक देनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे हमारा एक और अच्छा प्रश्न है डाइजेपाम, ठीक है ना। डाइजेपाम यह बेंजोडाइजापान वर्ग की एक प्रशासमक सीडेटिव औषधि है। यह मस्तिष्क एवं तंत्रिकाओं को शांत करती है, ठीक है। तो डाइजापाम जो होता है यह एक एंटी एंजाइटी ड्रग है, समझ गए, जो आपके बेंजोडाइजेपान्स वर्ग से सीडेटिव औषधि है। मतलब यह प्रशामक औषधि है जो व्यक्ति को लेने के बाद जो है मस्तिष्क पर और तंत्रिकाओं पर काम करती है और उसे रिलैक्स करके शांत रखता है, ठीक है, जिससे टेंशन, चिंता में आपको यह कारगर होता है। डाइजापाम के काम होता है एंजाइटी में, चूँकि यह बेंजोडाइजापान है, और बेंजोडाइजापान्स जो होता है यह आपके एंजाइटी वर्ग का ही होता है, सीडेटिव वर्ग का ही होता है, जो एंजाइटी को कम करता है। एल्कोहल विड्रॉल, अगर कोई बहुत ज़्यादा पहले नशीला पदार्थ ले रहा था और वो अब छोड़ चुका है तो उसको दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए डाइजापाम दिया जाता है। एपिलेप्सी, दौरा पड़ने पर भी यह दिया जाता है। मसल्स स्पाज्म, ठीक है ना, मांसपेशिया के ऐंठन होने पर भी यह दिया जाता है। अगर अनिद्रा की स्थिति है तो उसमें भी यह दिया जाता है। और सर्जरी से पहले, बिफोर सर्जरी भी जो है डाइजेपाम दिए जाते हैं सीडेटिव्स के रूप में। तो ये सारे इसका काम है डाइजेपाम का, एंजाइटी के रूप में, एल्कोहल विड्रॉल के रूप में, दौरा पड़ना तब, समझ गए, मसल्स क्रेप में, अनिद्रा में, ठीक है ना, सर्जरी से पहले। तो डाइजापाम एक बिल्कुल सीडेटिव दवाई है जो आपके मस्तिष्क के तंत्रिका पर काम करता है और आपको शांत रखने का काम करता है, समझ गए। ये चीज़ें हैं। खुराक की बात किया जाए तो वयस्क में 2 से 10 मिलीग्राम दिन में 2 से 4 बार, व बच्चों में 1 से 2.5 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। बेसिकली बात किया जाए तो 2 ही बार ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 बार दिया जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर प्रीफर 1 बार ही करते हैं, ठीक है, इस दवाई को। और जो है लेने के लिए 2 से 10 मिलीग्राम आप दिन में 1 बार रात को सोते समय ले सकते हो, ठीक है। दुष्प्रभाव की बात किया जाए तो चूँकि यह मस्तिष्क पर काम करता है तो इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा है, जैसे चक्कर आना, समझ गए, उल्टी और मितली होना, धुंधला दिखाई देना, कब्ज होना, मांसपेशियों में वीकनेस होना, यौन इच्छा में परिवर्तन होना, सिर दर्द होना, कंपन, ट्रिमर जिसको बोलते हैं, रुकावट, मूत्र में रुकावट। तो इसका थोड़ा सा दुष्प्रभाव ज़्यादा है क्योंकि यह मस्तिष्क पर काम करता है, और जब मस्तिष्क को शांत रखता है, मस्तिष्क को जब ये कंट्रोल करता है तो कहीं ना कहीं आपको दुष्प्रभाव भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दवा अगर किन्हीं को चिंता होता हो सर्जरी से पहले या फिर किसी को सोने में प्रॉब्लम है तो ये दवा आप बिना डॉक्टर के सलाह के, प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, मैंने यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था उसको मैंने बताया, ठीक है। तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। डाइजापाम के काम है बेंजोडाइजापाइन वर्ग का है, ठीक है, और इसका काम है कि यह आपके मस्तिष्क तंत्रिकाओं को शांत करती है, ठीक है, जिससे आपको चिंता कम होता है, आपको नींद कम आ रहा है उसमें भी ले सकते हैं। दौरा, मिर्गी आने पर भी ये चीज़ दवाइयाँ दिया जाता है। कोई अगर नशीला पदार्थ ले रहा था, एल्कोहल वगैरह, वो अब छोड़ दिया है, उसको चिंता हो रहा है, तो उसमें ये डाइजेपाम कारगर होता है, ठीक है। मसल्स क्रैम्प में भी दिया जाता है। तो इन सारे दवाइयों में जो है आपके यह एक न्यूरोलेप्टिक वर्ग के बीमारियों पर काम करता है, समझ गए। तो डाइजेपाम ये सब में दिया जाता है, ओके।
आगे है यहाँ पे देख लीजिए, एक बार और बढ़ाते हैं, प्रोप्रानोनॉल। ठीक है, प्रोप्रानोनॉल एक बार और बताते हैं। तो यही चीज़ें हैं। बाकी लैसिक्स को जानते ही हैं कि यह फुरसामाइड वर्ग के है। यह जो है आपके नेफ्रॉन लूप पर प्रभावी होता है और आपके किडनी में जो है पानी को खींचकर यह जो है मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे आपका किडनी रोग है, हृदय रोग है, यकृत लीवर रोग है, उसमें जो है आपके सूजन भी ज़्यादा होने पर दिया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर में भी देता है, मूत्र की मात्रा को बढ़ाने में भी यह काम में आता है। ठीक है, तो यह हो गया लाइसिक्स। एट्रोपिन क्या काम करता है? एट्रोपिन आपके ब्रेडिकार्डिया में, समझ गए, मंद हृदय दर में, समझ गए, पॉइजनिंग में, शरीर से कोई सिक्रेशन अगर ज़्यादा जा रहा है तो उसको रोकने में, जैसे सलाइवा के प्रोडक्शन को कम करता है। प्री एनेस्थेटिक दवाई के रूप में भी पॉइजनिंग वाले में भी ये दवा दिया जाता है। तो ये दवा हो गया। आगे है आपका यहाँ पे डोपामाइन। डोपामाइन काम करता है आघात में, समझ गए, मंद हृदय दर में, निम्न रक्तचाप में, ये सब में काम करता है। रीनल फेलुअर में भी, साथ में आपके हार्ट फेलुअर में भी डोपामाइन, आघात शॉक लगने में भी ये दवाइयाँ काम करता है। ठीक है, आगे है मेनिनटोल। मेनिनटोल बेसिकली आपके बॉडी में बढ़ रहे तरल के कारण जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को रिलीज करता है, कम करता है, समझ गए, जिससे आपके दबाव कमता है तो आपके हेडक वगैरह भी कम सकते हैं। तो यह इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करता है, यह CSF को कम करता है, समझ गए, दबाव को, और यह रीनल फेलुअर को भी जो है होने से रोकथाम करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेनिनटोल। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे एमिनोफाइलिन। एमिनोफाइलिन अस्थमा में, एम्फाइसमा में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, फेफड़ा से संबंधित बीमारी जहाँ पे श्वसन सही से नहीं हो रहा हो तो वहाँ पे एमिनोफाइलिन सही दिया जाता है, जो ब्रोंकिया को फैलाता है, डिलेट करता है और श्वास लेना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दवाइयाँ था, कुछ दवाइयाँ, जहाँ पे 7-8 दवाइयाँ मैंने आपको बताया। हाँ, और डिजॉक्सिन दवाई है जो आपको मैंने एक डिजॉक्सिन के बारे में नहीं बताया। तो बेसिकली जो आपका डिजॉक्सिन होता है, डिजॉक्सिन जो दवाई है, या डिजॉक्सिन दवाई का काम होता है कि आपके हार्ट फेलुअर में काम करता है, समझ गए, यह आपको प्रॉपर हार्ट फेलुअर के लिए ही आता है, समझ गए। और डिजॉक्सिन का इस्तेमाल जो है आपको इरेगुलर हार्ट बीट के लिए भी किया जाता है। अगर हृदय का धड़कन अगर इरेगुलर है, अनियमित है, कम है, तो उसमें भी जो है आपका डिजॉक्सिन इस्तेमाल होता है, समझ गए। तो डिजॉक्सिन जो दिया जाता है बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, समझ गए। इसका जो है 0.1 से लेकर, समझ गए, 0.2 जो है mg में ये दवाइयाँ दिया जाता है, जो आपको हार्ट को बेटर करने में मदद करता है। हार्ट फेलुअर हो या फिर जो हार्ट का रिदम है धड़कन का वह इरेगुलर हो तो उसमें काम करता है डिजॉक्सिन आपका, समझ गए। तो ये कुछ दवाइयाँ था, मैंने आपका इसका उपयोग बताया, प्रभाव दुष्प्रभाव और नर्सिंग साइड इफ़ेक्ट बताया, नर्सिंग दिशा निर्देश बताया। आपको इसको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सभी दवाइयाँ था। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना